नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर, गाजियाबाद की एक प्रसिद्ध कोचिंग का एजुकेटर एंड शशि जीएस एकेडमी का डायरेक्टर एंड फाउंडर। सो आज हम पढ़ेंगे 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10 से 12 क्वेश्चन को डिटेल में बहुत अच्छे से एक तरीके से डिस्कस करेंगे। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको वो सारी जानकारी मिलेंगी जिसके बारे में आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं एक करंट अफेयर्स को पढ़ाने के साथ साथ उसमें का जो बेसिक डिटेल होती हैं उसको भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ऐसी चीज़ें नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर्स के बारे में ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बल्कि आपको वो सारी चीज़ें भी मिलेंगी जो आप एक तरीके से एक्सपेक्ट भी नहीं करते होंगे कि हाँ, ऐसी भी चीज़ें होती होंगी। ठीक है। तो ताकि आपको सारी चीज़ें, आपका करंट अफेयर्स तो तैयार हो दोस्तों, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका जो पारंपरिक सिलेबस है यानी कि ट्रेडिशनल टॉपिक जो है दोस्तों, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। पहला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहला जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश कौन सा है, या भारत की रैंकिंग क्या है। कहा जा रहा है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार, देखो, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसको पहले मैं बता देता हूं ताकि आपको, ए एनुअली यानी कि वार्षिक जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, इसको जारी करने वाली जो संस्था आईईपी है। कौन सी संस्था, आईईपी। इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस। इसकी जो संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस संस्था जारी करती है। अब आइए बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित होने वाले देशों में भारत की रैंक क्या है दोस्तों। तो भारत की रैंक कौन सी है दोस्तों, 8वीं रैंक है। भारत की रैंक कौन सी है दोस्तों, 8वीं रैंक। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जब भी रैंकिंग की बात की जाएगी तो रैंकिंग से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ें अगर हम इसमें बात करें कि भारत की कैसे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आप आतंकवाद से प्रभावित होने वाले देशों में शामिल हो चुका है, तो दोस्तों 8वें स्थान कैसे प्राप्त किया है दोस्तों। तो 2019 में आतंकवाद भारत में सबसे ज़्यादा हुई है, सबसे ज़्यादा आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें से बताया जाता है कि 558 यानी कि 558 घटनाएं हुई, जिसमें से 277 लोग मारे गए और 439 लोग यानी कि 439 लोग घायल हुए दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी घटनाएं भारत में हुई। आपको याद होगा कि आपको पुलवामा घटना याद होगा, ठीक है, और इसी तरह की कई घटनाएं हुई थी। इसीलिए भारत जो है आतंकवाद से प्रभावित होने वाले देशों में 8वां रैंक इसका आया है। तो यानी कि सबसे बेकार स्थिति में अगर देखा जाए तो भारत की भी है। ठीक है, भारत को आप ऐसे नहीं कह सकते, भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। दूसरी चीज़ें यहाँ पर बात करते हैं कि इन्होंने ये भी बताया कि दक्षिण एशिया देशों में बात करी जाए तो दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन सा है। अगर हम पहले की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पहला आपका कौन सा है दोस्तों, पहला अगर आपकी जो है आपका अफगानिस्तान है और दूसरा आपका ईरान है दोस्तों। ठीक। अब आइए बात करते हैं आगे की कहानी। हाँ, एक चीज़ और पॉइंट यहाँ पर छूट रहा था, उसको भी मैं बता दूं कि दक्षिण एशिया देशों में बात की जाए तो दूसरे स्थान पर भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश है दोस्तों। ठीक। अब आइए बात करते हैं आगे की, बात करते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस संगठन ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में आप जानते हो, विद्युत वितरण नेटवर्क के पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेट के लिए मदद के लिए 430 मिलियन मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग यानी कि एम एफ एफ की मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो कौन सी बैंक है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक, एडीबी। आइए बात करते हैं एडीबी की स्थापना कब हुई थी। तो एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को दोस्तों, 19 दिसंबर 1966 यानी कि 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके इसके कितने मेंबर सदस्य हैं यानी कि कितने कंट्री ऐसे हैं जो इसके सदस्य हैं, तो 68 कंट्री ऐसे हैं जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा इसमें शेयर, इस बैंक में सबसे ज़्यादा शेयर वाले कौन कौन से राज्य हैं यानी कौन कौन से देश हैं। एक तो भारत आपका है ही अपना देश, भारत भी है, चाइना है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। इन तीनों देशों की सबसे ज़्यादा भागीदारी है एडीबी में यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में शेयर होल्डर के रूप में। ठीक है, तो शेयर होल्डर के रूप में जो
आपके एशियन बैंक है, एशियन बैंक ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश में जो विद्युत वितरण से संबंधित नेटवर्क है उसको मदद करने के लिए 430 मिलियन डॉलर की एक तरीके से मल्टी ब्रांच फाइनेंसिंग की सुविधा को मंजूरी दे दिया है। इससे होगा क्या भारत को, इससे उत्तर प्रदेश को फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इससे क्या होगा, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता आएगी और विश्वसनीयता में सुधार आएगी। ठीक है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कंडीशन है, अगर लाइट की बात की जाए तो बहुत अच्छी नहीं है। लाइटिंग व्यवस्था बहुत अच्छी ना होने के कारण उत्तर प्रदेश के जो सरकार है, उत्तर प्रदेश के जो सरकार है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में भी थोड़े से हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों, श्री आदित्य योगी नाथ जी हैं। और इसके राज्यपाल कौन है दोस्तों, आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, यहाँ पर कैसी व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, कैसे, विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पर कौन से, यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। एक तो विधानसभा है, दूसरे विधान परिषद में है। विधानसभा की बात की जाए तो दोस्तों इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं, 404 मेंबर होते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। तो यानी कि 403 मेंबर ऐसे होंगे जो विधानसभा के सदस्य होंगे, और 100 परिषद यानी कि विधान परिषद, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होते हैं वो 100 होते हैं। दूसरी चीज़ें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि लोकसभा में यहाँ से कितने सदस्य होकर यानी कि उत्तर प्रदेश से कितने ऐसी सीट है जो लोकसभा में जाती है। तो 80 ऐसी सीट है जो लोकसभा में जाती है, यानी दोस्तों लोकसभा के लिए निर्धारित की गई है 80 सीटें। और साथ ही साथ राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में यहाँ से कितने सदस्य जाते हैं दोस्तों, 30 सदस्य जाते हैं। ठीक, अब आइए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो प्रश्न है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में पहले स्थान पर है। तो पहले ही मैंने आपको बताया था, अफगानिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया ही था दोस्तों, कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 कहता है कि देश, कौन सा ऐसा देश है जो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में पहले स्थान रखता है। तो दोस्तों अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में आप जानते हो कि यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंकवाद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो मुस्लिम, एक तरीके से जो कट्टरता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ें इसमें मैं बताऊँ कि पहले स्थान पर आपका अफगानिस्तान है, दूसरे स्थान पर इराक, मैंने आपको बताया भी था कि इराक दूसरे स्थान पर हासिल करता है। ठीक है, और दक्षिण एशिया देशों में भारत की बात करें तो भारत भी है। ठीक है, उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। ठीक, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा कि यूपी सीएम यानी कि यूपी के सीएम श्री आदित्य योगीनाथ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो आपका शेयर होल्डर होता है यानी शेयर मार्केट होता है, उसके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किस शहर के नगर निगम बॉन्ड की लिस्टिंग में भाग लिया है। कौन सा दोस्तों है, लखनऊ। नगर निगम बॉन्ड जारी करता है। देखो, नगर निगम को जब पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो बॉन्ड जारी करेगा मार्केट में, जिससे कि उसे पैसा मिल जाए। ठीक है, तो जो बॉन्ड होता है, देखो एक तरीके से जो बॉन्ड होता है वो नगर निगम जैसे अब जारी करेगा। ठीक है, मान लो नगर निगम को 100 करोड़ की आवश्यकता है, तो 100 करोड़ ये कहाँ से लाएगा, सरकार तो तुरंत देगी नहीं। तो सरकार क्या कहती है, आप बॉन्ड जारी करिए मार्केट में, जिससे कि क्या होगा, लोग बॉन्ड को खरीदेंगे और आपके पास पैसा आएगा। फिर बॉन्ड जो होता है उस बॉन्ड की मेच्योरिटी टाइम होता है, और इसको जो होता है छूट पर आधारित होता है। ठीक है, बॉन्ड जो होता है डिस्काउंट पर आधारित होता है। जैसे मान लो एक बॉन्ड है 1 करोड़ का, ठीक है, या ऐसे मान लेते हैं 1 लाख का एक बॉन्ड है दोस्तों। ठीक, अब 1 लाख का बॉन्ड अगर जो जो मतलब नगर निगम है, जैसे लखनऊ के नगर निगम ने इसने जारी किया है, तो इसको बेचेंगे कितने में, मान लो हो सकता है कि एक तरीके से 90,000 में बेच दें, 10,000 छूट के आधार पर, ताकि लोग इसको खरीदेंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा कि जो विकास की दर रुकी हुई है, इससे विकास बढ़ता है। ठीक है, बॉन्ड जारी करने वाली जो नगर निगम होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ें अगर इसमें हम बात करें, नेक्स्ट इसके थोड़ा से डिस्क्रिप्शन की बात की जाए दोस्तों, तो लखनऊ जो है अब तक का भारत का 9वां शहर बन चुका है नगर पालिका में, यानी बॉन्ड जारी करने वाला। और यूपी का क्या बन गया है, पहला शहर बन गया है। तो इसको आप अपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा, मैं आपसे कहूँगा ज़रूर कि आप इसको अपने नोट्स में मेंशन ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट आइए प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही समय में क्या किया है, अभी हाल ही समय में किस बैंक के डिजिटल लॉन्च और नए क्रेडिट
कार्ड बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों वो कौन सा बैंक है? एचडीएफसी। देखो अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ कि एचडीएफसी बैंक में दरअसल क्या हुआ था, जो डिजिटल लॉन्च से तात्पर्य बैंक के जो डिजिटल लॉन्च होते हैं, जैसे पेमेंट बैंक, मोबाइल पेमेंट बैंक होगा, मोबाइल बैंक हो गई और इंटरनेट बैंकिंग हो गई, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखी गई। पिछले 2 साल से आरबीआई ये देख रहा है कि जो जो भी सुविधा दी जा रही है, यानी कि डिजिटल से संबंधित जो भी सुविधाएं दी जा रही है, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ रही हैं एचडीएफसी बैंक में। और नए क्रेडिट कार्ड को भी बेचने में इसलिए प्रतिबंधित लगा दिया क्योंकि इसमें भी बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही है ग्राहकों के साथ। इसलिए आरबीआई ने कहा कि अभी आप इन चीज़ों को, यानी कि जो डिजिटल लॉन्च से संबंधित है, इनको आप लॉन्च नहीं करेंगे और नए क्रेडिट कार्ड को भी आप नहीं बेचेंगे। ठीक है, वैसे सही है। देखो आप जानते हो कि आरबीआई की बात करें तो आरबीआई क्या करता है? बैंकों का बैंक है। सारे बैंकों का रेगुलेट करने का काम कौन करता है दोस्तों? आरबीआई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी टीम ने यहाँ पर सब कुछ दर्शाया हुआ है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया, बस इतना ही आप ध्यान रख लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय फर्मों की फॉर्च्यून 500, एक भारतीय फर्मों की फॉर्च्यून यानी कि 500 कंपनियों की लिस्टिंग जारी की गई है, जिसमें से सबसे शीर्ष स्थान पे यानी कि पहले स्थान पर कौन सी कंपनी रही? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिनके बारे में आप जानते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है दोस्तों, वो ऑयल के क्षेत्र में यानी कि तेल के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी में कौन आता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज आता है। 500 कंपनियों में इसकी सूची जारी की गई, जिसमें कब घोषणा की गई थी? 2 दिसंबर की इसकी घोषणा की गई थी। और कौन सी बैंक यानी कि कौन सी कंपनी आपकी सबसे शीर्ष स्थान पर है जो 500 कंपनियों में? वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके एक तरीके से सीईओ हैं या उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेड हैं, मुकेश अंबानी जी हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है आपका, कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसी जो है, वो दूसरे स्थान उसने हासिल किया है। ठीक है, और उसके बाद तीसरे स्थान पर ओएनजीसी ने हासिल किया है। तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखना है। एक तो पहले स्थान पर इंडियन क्या है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरे स्थान पर आपके है आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और तीसरे स्थान पर आपको ध्यान रखना है ओएनजीसी। बस इससे ज़्यादा आपको ध्यान रखने वाली बात कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा आप ध्यान नहीं रखेंगे तब भी आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा दोस्तों। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, तो सीमा सड़क संगठन से तात्पर्य होता है बीआरओ। बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के एक नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? कहा जा रहा है कि बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव चौधरी जी को अभी हाल ही समय में क्या किया गया है? बीआरओ के महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों। आइए बात करते हैं, इन्हें जो महानिदेशक होते हैं उन्हें बोला जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ बोर्ड। ठीक है, जनरल ऑफ बोर्ड बोला जाता है, इन्हें महानिदेशक बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं इनके बारे में। अगर इनके बारे में हम बात करें थोड़ा से, तो ये 27वें महानिदेशक हैं। ये 27वें बीआरओ के 27वें महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल प्रभावी होगा, यानी कि इनकी नियुक्ति जो प्रभावी होगी, वो 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, और लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल को इन्होंने सिंह को सफल बनाते हुए, जिन्हें भारतीय सेना के इंजीनियरिंग चीफ के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ें हैं बीआरओ सीमा सड़क के निर्माण को रख रखाव के लिए इनकी जिम्मेदारी है। बीआरओ क्या काम करते हैं? सभी सीमा सड़कों को, जो भी बॉर्डर लाइंस की सीमा, जैसे कि भारत चाइना की जो सड़कें होंगी उनको देख रेख करना, ठीक है, उनके रख रखाव करना, उनका निर्माण करना। और भारत पाकिस्तान और भारत से जो भी राज्य, यानी कि भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके जो बॉर्डर की सीमाएं हैं, बॉर्डर के जो उनके बॉर्डर पर जो सड़कें बनी हुई हैं, उनका रख रखाव का काम कौन करेगा? बीआरओ करेगा। और साथ ही साथ नए सड़कों का निर्माण करने का भी काम कौन करता है? बीआरओ करता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि महानिदेशक कौन है? तो जनरल राजीव चौधरी जी हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आज के हमारा 8वां प्रश्न है दोस्तों। 8वां प्रश्न की बात की जाए तो बस आप लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा दोस्तों। जिस तरह मैं आपको बताने का सारा कुछ प्रयास कर रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ समझते चलिए और याद करते चलिए।
ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जो चीज़ें बताया जाता है उतना ही आप नोट्स में मेंशन कीजिएगा, ताकि आपकी 1 ईयर की जो करंट अफेयर्स होगी दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, और बहुत अच्छे से आप ईमानदारी पूर्वक आप रिवीजन करके आप एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आइए बात करते हैं विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि विकलांग व्यक्तियों, कौन है विकलांग, मतलब डिजबिलिटीज इज सेलिब्रेटेड, यानी कि एक तरीके से हम बात करेंगे विकलांग कौन होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति जिनके एक तरीके से जो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा उनके शरीर में कोई ना कोई कमी होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, विकलांग व्यक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर इज सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों, 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। इसको भी आप अपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा, अपने नोट्स में इसको भी आप मेंशन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक, अभी हमें एक चीज़ ये भी जानना है कि किसके द्वारा यह मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र सभा यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा यह मनाया जाता है, और कई अन्य संगठन भी इसके काम करने के लिए, जो कई अन्य संगठन भी हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह के काम करने के लिए वैसे तो आप जानते हैं कि बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि एनजीओ, जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी काम कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ संस्थाएं हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए दोस्तों। ठीक, तो आपको सिर्फ 3 दिसंबर याद रखना है बस, कि विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। किसके द्वारा मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आइए बात करते हैं आज के 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न जो है दोस्तों, बस आप 2 मिनट रुके रहिए, 2 मिनट में आपका सारा प्रश्न सही हो जाएगा, यानी कि सारे प्रश्न को मैं करवा दूंगा, बस 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती किस तारीख को और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाई जाती है दोस्तों। कब मनाई जाती है उनकी जयंती मनाई जाती है दोस्तों, उनकी जयंती मनाई जाती है उनकी जयंती मनाई जाती है दोस्तों 3 दिसंबर को ही। 3 दिसंबर को ही इनकी जयंती मनाई जाती है, जिस दिन विकलांग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। विकलांग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जिस दिन मनाया जाता है, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 दिसंबर को ही दोस्तों। आइए बात करते हैं 3 दिसंबर की बात की जाए तो भारत के पहले, इनके अगर हम बारे में बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म हुआ था 1884। 3 दिसंबर 1884 का इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बंगाल में हुआ था, जो वर्तमान में बिहार, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो आज वर्तमान में बिहार में है वो चीज़ें। ठीक, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद एक वकील थे, शिक्षक थे, लेखक थे, और भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आप इनके बारे में जानते होंगे। कि दूसरी चीज़ें हैं इनके बारे में, यदि जो सबसे मेन फैक्ट जानने वाली है और आप अपने नोट्स में मेंशन करेंगे दोस्तों, 1950 से लेकर 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति का पद संभालने वाले व्यक्ति कौन है, वो है महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, जिन्हें 1962 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया गया। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, भारत रत्न है। भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 1962 में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन कब हो गया था दोस्तों, तो 28 फरवरी 1963 को, जब ये 78 वर्ष की आयु में थे तभी इनकी मृत्यु हो गई। तो अभी हमने देखा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसके बारे में हमने देखा, कि 9वें क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। इसको आज का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपका यही है। और ग्लोबल इंडेक्स, एक तो आपको 2 से 3 जो प्रश्न है उसको आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं इनके बारे में। तो आप पहले से जानते होंगे कि एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का हाल ही में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार जो होता है आपका पद्म भूषण। देखो, अगर आपको पद्म विभूषण यानी कि सम्मानित से यानी जितने भी पुरस्कार होते हैं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। प्रमुख प्रमुख पुरस्कारों के बारे में आप वहां देख लीजिएगा दोस्तों। आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लूंगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन्हें कब मिला यह पद्म भूषण से, कब, यानी कि पद्म भूषण से इन्हें कब सम्मानित किया गया, 2019 में। किससे, पद्म विभूषण से इन्हें कब सम्मानित किया गया दोस्तों। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, और इनका अभी हाल ही समय में इनका निधन हो गया। किसका, एमडीएच के जो मालिक, जो मसाला है आपके एमडीएच है, उसके मालिक को, जो इसके मालिक है महाशय, क्या नाम है इनका, धर्मपाल गुलाटी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इन्हें 2019 में
2019 में देश का तीसरा सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। उस पुरस्कार का नाम क्या है दोस्तों? पद्म भूषण। ठीक, अब इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज पहले तो हम डिस्कस करेंगे जो हमारा कल का क्वेश्चन था, यानी कि 4 दिसंबर का। 4 दिसंबर के क्वेश्चन की हम बात करेंगे, फिर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करेंगे। आज का क्या प्रश्न है इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर हम बात करें 4 दिसंबर के जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, 4 दिसंबर का जो करंट अफेयर था उसका जो प्रश्न था, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा। जो उसका ऑप्शन था सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि दुबई प्रांत में, दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में। इसके कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों? इसमें कुल कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 104 देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य राष्ट्र में हैं। कौन? आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदस्य हैं। तो मैंने आपको बताया 4 दिसंबर के जो भी आपका जो आंसर था उसको भी मैंने डिस्कस कर लिया, और साथ ही साथ इसके मुख्यालय के बारे में मैंने आपको बता दिया, और इसमें कुल कितने सदस्य राष्ट्र हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज का जो प्रश्न है इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, एक बार मैं प्रश्न की यहाँ पर चर्चा करूँगा, बस 1 मिनट आप हमें समय दीजिए, उससे भी कम लूँगा। एशियाई विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, एडीबी के सारा कुछ मैंने तो आपको बता दिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके कौन कौन से राष्ट्र हैं, यानी कि कौन कौन से राष्ट्र ऐसे हैं जिनका सबसे ज़्यादा शेयर है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया भारत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, 3 देश ऐसे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा शेयरिंग है एडीबी में। लेकिन आज आपको जो प्रश्न बताना है, यानी कि इसका जो प्रश्न है, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में आप बताएंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप इसको देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, जैसे इंटरनेट पे आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी देखकर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच। लेकिन आपसे एक अलविदा लेने से पहले एक बात और कहूँगा कि दोस्तों जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर भी कीजिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा शेयर भी करना चाहिए, ये हमारा नैतिक दायित्व है। ठीक है, नैतिक दायित्व जो हमारा था उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद।